हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम क्लास 10th। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा जो कंटेंट इसका है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी है। लेकिन जो इस लेसन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत सारे बच्चे उसको मिस करके सीधा जंप कर जाते हैं, अपना रिप्रोडक्शन के पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये आपका एक बेस बनाती है आगे आने वाले और दूसरे लेसन्स में भी, जैसे हेरिडिटी है, एवोल्यूशन है, उन सब में ये आपका एक बेसिक इम्पॉर्टेंट रोल बनाती है। और बोर्ड के लिए भी इट गिव्स अ लॉट ऑफ पार्ट एंड वेटेज एज द क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम आज इस लेक्चर में इस लेसन की इंट्रोडक्शन को ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं लेसन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू से स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स रिप्रोड्यूस, क्यों वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मालूम है सबको ये आंसर कि दे रिप्रोड्यूस फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर स्पीशीज़, ताकि उनकी स्पीशीज़ मेंटेन रहे। तो इस आंसर को कंक्लूड करने के लिए हम थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा चैप्टर का कंटेंट, एनसीईआरटी की लाइंस क्या कह रही हैं, हम उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई मेक श्योर कि आप जब इस लेक्चर को सुनेंगे और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी रीड करेंगे, योर एनसीईआरटी विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू बिकॉज आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ईच एंड एवरी स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, यानी कि हम रिप्रोडक्शन टॉपिक पे जाने चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और रिप्रोडक्शन, ये सब हमारी बॉडी में होने वाले कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब इनमें से जो इस साइड लिखे हैं आपके पास, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन और भी, ये सब कहलाते हैं आपके एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। एसेंशियल क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी एक के फेलियर से द ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस रुक जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो एनिमल या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और जब हम दूसरे इस प्रोसेस की बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, दैट इज़ नॉन एसेंशियल। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत हो। एनी इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और आप सबको मालूम है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी भी बॉडी की कंज्यूम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से देखिए, रिप्रोडक्शन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में चल रहा है तो उसकी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी भी यूज़ हो रही है। देन वाई दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल, क्यों ज़रूरी है ना। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले तो डेफिनेशन की तरफ अगर हम चलें तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कहती है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहीं से आप देखिए इसके वर्ड से क्लियर होता है रिप्रोडक्शन। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग, दोबारा से प्रोड्यूस करना। ठीक है, किसी चीज़ की दोबारा से प्रोडक्शन करना। और प्रोडक्शन कैसी? बिल्कुल अपने सिमिलर। तो हम इसकी डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं ऑफ द सेम स्पीशीज़, उसी स्पीशीज़ के। मीन्स मंकी विल गिव बर्थ टू मंकी, हॉर्स विल गिव बर्थ टू हॉर्स, काउ विल गिव बर्थ टू काउ। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल अपने ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहा है सेम स्पीशीज़ के, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स। बिल्कुल नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाए
तो जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही है उनके मेंबर्स धीरे धीरे से ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। जो अभी हैं वो हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ख़त्म, स्पीशीज़ आने वाले कुछ सालों में उनकी लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंगली स्पीशीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? कि अपने स्पीशीज़ के कंटिन्यूटी को रखने के लिए अर्थ पे, कि उनकी स्पीशीज़ बनी रहे। अब स्पीशीज़ को बनाने के लिए उनको क्या करना है? अपने न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट करना है जो उनके जैसे दिखते हों। रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है? ताकि उनकी स्पीशीज़ अर्थ पे बनी रहे। और रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? ताकि वो अपने जैसे और इंडिविजुअल्स बना पा रहे हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स अपने जैसे बनाने हैं उन्होंने। ऐसा नहीं है कि हॉर्स का बेबी डॉग की तरह दिखेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें लुक अलाइक हैं। दे आर ऑल लुकिंग अलाइक, एक जैसे दिखते हैं। अब ये जो लुक अलाइक है, लुक अलाइक का मतलब उनका बॉडी डिज़ाइन सेम है। अगर हम लुक अलाइक की बात करें तो लुक अलाइक का मतलब क्या है? कि उनका बॉडी डिज़ाइन सेम है। मतलब अगर आप मंकी देखें और मंकी का बेबी देखें तो मंकी और मंकी के बेबी में सेम है। डॉग देखें और डॉग का बेबी देखें तो उसमें सेम है। तो ये सेम बॉडी डिज़ाइन कैसे क्रिएट हो रहा है? कैसे मंकी का बेबी बिल्कुल मंकी के जैसा ही दिखता है, ह्यूमन का बेबी बिल्कुल ह्यूमन के जैसे दिखता है। कहीं ना कहीं इसका ब्लूप्रिंट होगा, इस डिज़ाइन को बनाने का कहीं ना कहीं ये ब्लूप्रिंट होगा। अब ये ब्लूप्रिंट कहाँ है? वेयर डज दिस ब्लूप्रिंट ऑफ मेकिंग सिमिलर बॉडी डिज़ाइन लाई? अब ये ब्लूप्रिंट हमारा है। चलिए ज़रा देखते हैं। अब हम वापस अपने सेल में चलते हैं, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी जूनियर क्लासेस से, कि सेल क्या है और सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या करते हैं? कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स की शेप ले लेते हैं। ये क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन किससे बने हुए हैं? डीएनए से। ये ही डीएनए जो है आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसी के पास ये इंफॉर्मेशन है कि ब्लूप्रिंट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन कैसा होगा। अब ये अपने पास कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है? क्या इसके पास ऐसी चीज़ है? अभी हम आगे ये देखते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम वापस अपने सेल के पास चलते हैं। ये हमारा सेल है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये आपके जो फैले हुए क्रोमैटिन फाइबर है। नॉन डिवाइडिंग स्टेज में सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो मटेरियल है वो फैला हुआ रहता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह, जिनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। अब ये क्रोमैटिन जब सेल ने डिवाइड होना है तो ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। अब चलिए इस क्रोमोसोम को समझते हैं कि क्या इसका ब्लूप्रिंट है, कैसे ये काम करता है। चलिए ज़रा क्रोमोसोम को खोलकर देखते हैं। खोलकर देखने का मतलब है कि ये क्रोमोसोम जो है ये एक बहुत बड़े, जैसे ये मान लीजिए कि जैसे रुई का ऊन का कोई गोला है और ये ऊन ऐसे लिपटी हुई है सारी। हमने एक ऊन का धागा खींच लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ऊन को कंडेंस करके एक तरह से ये बनाया हुआ है। अब ये एक्चुअली में ऊन नहीं है, बट आई एम जस्ट कोरिलेटिंग कि जैसे ऊन से गोला बनाया होता है ऐसे ही ये एक धागा लपेट लपेट कर क्रोमोसोम बनाया हुआ है। चलिए इस धागे को खोल दें। धागे को खोलते ही हमारा क्या बन जाएगा? क्रोमैटिन। अब इसमें हमें क्या दिखेगा कि ये धागा एक अब खुला हुआ धागा है। लपेटना है तो लपेटने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए होगी। आप लोग जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने के बाद जो आपके हाथ में धागा होता है उसको लपेटने के लिए आपको वो चरखी टाइप की चीज़ चाहिए होती है, तो किसी चीज़ के ऊपर तो लपेटेंगे ना। तो हम जो एक क्रोमैटिन का धागा है उसको प्रोटीन के ऊपर लपेटते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा? क्रोमोसोम में क्रोमैटिन का धागा ऐसे प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ है। चलिए ज़रा इस धागे को और जूम करके देखें तो हमको ये दिखेगा कुछ इस तरीके का बना हुआ स्ट्रक्चर। ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए है। तो या ऐसे बोल दो कि क्रोमोसोम डीएनए का बना हुआ है, या ये भी बोल सकते हैं क्रोमैटिन डीएनए का बना हुआ है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा डीएनए से बना हुआ ये डीएनए। इस डीएनए को लपेटते चले जाएं तो क्रोमैटिन, और लपेटते चले जाएं और लपेटते चले जाएं तो बन जाएगा क्रोमोसोम। बहुत लंबा डीएनए है। इस डीएनए पर कुछ कुछ जगह पर ये फंक्शनल ग्रुप, मतलब
अब पूरा का पूरा डीएनए के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डीएनए हमारा काम करेगा। कहीं कहीं पर हमारे पास हमारे बॉडी डिज़ाइन की इंफॉर्मेशन शेयर हो रखी होती है। जैसे किसी की आंखों का कलर ब्लैक है तो कहीं पर ऐसा ब्लैक कलर का आंखों का जीन होगा जो आंखों को ब्लैक कलर देगा। किसी के बालों का टेक्सचर कैसा होगा, उसका एक जीन कहीं और पड़ा होगा। किसी की हाइट कैसी होगी, उसका एक जीन कहीं और पड़ा होगा। तो हर क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग तरह से, मतलब ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें तो 46 क्रोमोसोम है, उनके ऊपर डीएनए है और डीएनए के ऊपर ये जीन्स हैं जिनके अंदर हमारा बेसिक बॉडी डिज़ाइन की कोडिंग हो रखी होती है। अब ये जीन के ये जो डीएनए का जो टुकड़ा है जिस पर ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि भाई कैसे हमारी बॉडी काम करेगी, दिस इंफॉर्मेशन का पीस इज कॉल्ड अ जीन। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप और ध्यान से समझेंगे। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और डीएनए, मतलब है डीएनए। इस डीएनए को अगर आप फोल्ड करते चले जाओ तो क्रोमैटिन, और डेंसली फोल्ड कर दो तो क्रोमोसोम। और इस डीएनए पर अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए हैं जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन है काम करने की। ये सेगमेंट डीएनए का जिसके ऊपर काम करने की इंफॉर्मेशन है वो कहलाता है जीन। तो व्हाट इज जीन? इट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं कि डीएनए काम कैसे करता है, क्या है डीएनए के पास जो हमारे बॉडी के डिज़ाइन को बना पा रहा है। चलिए तो हम देखते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जो डबल स्ट्रैंडेड है। इस डीएनए से बनता है हमारा आरएनए। ये डीएनए खुलता है, इससे बनता है आरएनए। आरएनए है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस आरएनए से हमारे बनते हैं प्रोटीन, और ये ही प्रोटीन है जो हमारी बॉडी डिज़ाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन है और ये ही प्रोटीन हमारी बॉडी के कलर, टेक्सचर, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का प्रोटीन है, वो क्या काम कर रहा है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए से शेयर करता है और आरएनए के ऊपर बनता है हमारा प्रोटीन। तो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? डीएनए। बन क्या रहा है? प्रोटीन। अब आप सोचिए, अगर डीएनए में कुछ चेंज हो जाए तो बॉडी का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर डीएनए में कुछ चेंज हो गया तो क्या होगा? बॉडी का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अगर बॉडी का डिज़ाइन चेंज हो गया तो कुछ और का कुछ और बन जाएगा। यही हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं वो यही करते हैं कि कुछ कुछ डीएनए में चेंजेस लाते हैं और कोई नई चीज़ बन जाती है। ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट, लेकिन अभी हम बहुत बेसिक समझ रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा बॉडी डिज़ाइन, किसी ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी डिज़ाइन अगर फिक्स है तो हम देखते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए में है। तो अब क्या रहेगा? ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया? डीएनए। तो अब चलिए देखते हैं डीएनए से क्या है। अब रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें डीएनए की कॉपीज क्रिएट करनी पड़ेगी। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। अभी अगर हम एक सेल की एग्जांपल लें कि इस सेल ने डिवाइड करना है, बड़ा ऐसे दैत्य सा सेल लग रहा है ना, तो इस सेल ने डिवाइड करना है, बड़ा खुश लग रहा है कि मैं डिवाइड हो रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले क्या करेगा? ये अपनी डीएनए की कॉपी बनाएगा। तो इससे अपनी डीएनए की कॉपी बना ली, क्योंकि डीएनए के पास ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, तो इसने अपनी डीएनए की कॉपी बना ली। तो क्या ये हो सकता है कि ये अपनी डीएनए की कॉपी को बाहर निकाल दे और कहे जाओ जी आपसे बन जाएंगे नए इंडिविजुअल्स? इसने क्या किया? अपनी डीएनए की कॉपी बना ली। कैसे कॉपी बनाई? जो भी इसके पास बाकी सेल में चीज़ें थी उनके केमिकल रिएक्शंस करवाए और डीएनए की बन गई कॉपी। अब डीएनए की कॉपी बनाना सिंपली काम नहीं करेगा। जो ये डीएनए अगर सेल से बाहर ऐसे ही निकाल दिया कि जाओ भैया काम करो, ये डीएनए इज़ देन यूजलेस। क्यों यूजलेस है? क्योंकि इसको अपने काम करने के लिए जो भी सेल के अंदर सेल्यूलर एपरेटस है, चीज़ें हैं, वो इसको नहीं मिल रही हैं। देयर विल बी नो सेल्यूलर apparatus अवेलेबल,
नो लाइफ प्रोसेसेस, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सिंपली अगर हम कहें डीएनए कॉपी हो गया तो ऑर्गेनिज्म बन गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हमें रिप्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? अगर हमें रिप्रोडक्शन चाहिए तो हमें उसके लिए चाहिए होगा पहले डीएनए कॉपी हो जाए, फिर हमारा पूरा सेल्यूलर एपरेटस कॉपी हो जाए, और फिर ये डीएनए और सेल्यूलर एपरेटस अलग हो जाए और बन जाए हमारे 2 सेल। जैसे आप ये देखिए, ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस, और इसके पास अभी मैं ये दिखाने के लिए 2 सेल्यूलर एपरेटस दिखा रही हूँ कि इसके पास कुछ 2 चीज़ें हैं। तो इसने क्या किया, अपनी डीएनए की कॉपी करी, अपना सेल्यूलर एपरेटस डबल करा, एक पूरा हिस्सा एक के पास आ गया, दूसरा हिस्सा एक के पास आ गया। नाउ दीज 2 सेल्स आर फॉर्म्ड। रिप्रोडक्शन हो गई, एक सेल से 2 सेल्स बन गए। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। अब आपको दिखने में ये सेल कैसे लग रहे हैं? क्या ये आइडेंटिकल है या सिमिलर है? हम वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे कि ये सिमिलर हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते। अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो गई। हमने तो बोला था भैया बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, बॉडी डिज़ाइन सेम होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारा बॉडी डिज़ाइन सेम होता है, बट हम सब में कुछ कुछ अलग हैं। सारे ह्यूमन बींग्स आइडेंटिकल नहीं हैं, सारे ब्रदर सिस्टर्स आइडेंटिकल नहीं हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस, देयर आर सम वेरिएशंस। वी लुक सिमिलर बट वी आर नॉट आइडेंटिकल। हम सिमिलर लग सकते हैं बट हम एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि भाई देखो एक ही सेल से तो बन रहा है, एक ही सेल के 2 सेल बन रहे हैं, तो इसमें आइडेंटिकल क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि जब भी डीएनए से कॉपी हो रहा है, डीएनए बन रहा है, तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर चल रहे हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम इनको 100% भरोसेमंद मान ले कि भैया एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। नो, देयर कैन बी सम चेंजेस। ठीक है, उनसे कुछ चेंजेस होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, दीज यू विल अंडरस्टैंड इन योर हायर क्लासेस। अब हम ये बता के चल रहे हैं यहाँ पर आपको कि डीएनए से डीएनए की कॉपी होने में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो 100% रिलायबल नहीं हैं। उनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस हैं हमारे कॉज ऑफ वेरिएशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वेरिएशन के कॉज क्या हैं, वेरिएशन के कॉज हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल। अब वेरिएशंस कैसे हो सकते हैं? कुछ वेरिएशंस तो बिल्कुल ही ड्रास्टिक अगर हो गए, इतने ड्रास्टिक कि जो हमने ये ऊपर सेल बनाया, इसका डीएनए और इसके सेल एपरेटस आपस में मेलजोल से काम ही नहीं कर पा रहे। इतने वेरिएशंस आ गए कि इनका आपस में काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा? इस तरीके के वेरिएशंस के ऑर्गेनिजम्स जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जो न्यू बॉर्न सेल बनेगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद सेलुलर एपरेटस। सेलुलर एपरेटस के साथ डीएनए की कॉपी काम नहीं कर सकती। तो वो हम कहते हैं ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज होने वाले वेरिएशंस के इंडिविजुअल्स सरवाइव नहीं कर पाते। तो वेरिएशन कैसे होने चाहिए? सटल, हल्के फुल्के। ठीक है, अगर वेरिएशन सटल हैं, हल्के फुल्के हैं, तो उनमें से न्यूबॉर्न बेबी जो फॉर्म होगा वो सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, अब वेरिएशंस अगर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि वेरिएशंस हो रहे हैं, तो वेरिएशंस जो हो रहे हैं क्या वो ज़रूरी हैं? क्या उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है आपकी बुक में, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशंस कितने ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं। अब वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस समझने के लिए सबसे पहले हम ये थोड़े से कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको समझते हैं। ये आपके सामने 3 टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं, इकोसिस्टम, हैबिटेट और नीच। इकोसिस्टम, हैबिटेट और नीश। इकोसिस्टम आपने सुना हुआ है, हैबिटेट सुना हुआ है। आज हम कंपेयर करेंगे इसको नीश के साथ। इकोसिस्टम आपको मालूम है, किसी भी एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स
और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलजुल कर रहते हैं। जैसे फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, सी एक इकोसिस्टम है, रिवर एक इकोसिस्टम है, यहाँ तक कि आपके घर में रखा हुआ एक्वेरियम भी इकोसिस्टम है। पूरा आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब इकोसिस्टम में अलग अलग हैबिटेट्स हो सकते हैं। बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, उसमें हैबिटेट हो सकते हैं। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म सूटेबली रह सकता है, जहाँ पर उसको फूड भी मिल सकता है, शेल्टर भी मिल सकती है, मेटिंग के लिए ऑर्गेनिजम्स भी मिल सकते हैं, तो वो उसका हैबिटेट हो जाता है। ठीक है, अब आता है नीश। नीश को हम कहते हैं कि ये भी एक, जैसे इकोसिस्टम के अंदर हैबिटेट है, तो एक हैबिटेट में अलग अलग नीश भी बन जाते हैं। तो नीश को हम कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का उस हैबिटेट में या उस इकोसिस्टम में क्या रोल है, किसी भी स्पीशीज का उस इकोसिस्टम में क्या रोल है, वो कहलाता है आपका नीश। जैसे ये एक फॉरेस्ट का मैंने इकोसिस्टम यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इस इकोसिस्टम में ये ट्री एक हैबिटेट बन गया, इसमें पैरट भी रह रहा है, इसमें हनी बी भी रह रही है, इसमें स्क्विरल भी रह रहा है। तो हनी बी, पैरट और स्क्विरल का ये ट्री एक हैबिटेट है, और ये हैबिटेट कहाँ पर है? फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में। अब इसके नीश क्या है? पैरट का जो स्पेसिफिक रोल होगा, अभी हम एक एक रोल डिस्कस करें, देयर मे बी मेनी रोल्स। पैरट सीड डिस्पर्सल में हेल्प कर रहा है, हनी बी पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है, स्क्विरल भी सीड डिस्पर्सल में हेल्प कर रहा है। यही 3 नहीं है, और भी बहुत सारे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक नीश है, उसकी इन्वायरमेंट में अपनी एक जगह है, प्लेस है, जो उसके लिए ज़रूरी है, और इकोसिस्टम के लिए भी उसका वहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर इस ऑर्गेनिज्म ने अपने नीश को मेंटेन रखना है, तो उसको अपना बॉडी डिज़ाइन मेंटेन रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म ने अगर अपना नीश मेंटेन रखना है, यूज़ करना है, अपने सिस्टम में अपनी स्पेस बना के रखनी है, तो उसको अपना बॉडी डिज़ाइन सेम रखना पड़ेगा। अगर स्क्विरल चेंज हो गई या हनी बी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब हनी बी पोलन ग्रेन्स नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं या कोई भी उनमें उड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका उस स्पेसिफिक रोल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म को अपने नीश को यूज़ करने के लिए अपना बॉडी डिज़ाइन मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर बॉडी डिज़ाइन मेंटेन करना पड़ेगा, तो अभी हमने पढ़ा कि बॉडी डिज़ाइन कहाँ पर है? डीएनए में है। तो बॉडी डिज़ाइन मेंटेन करना है, तो मतलब डीएनए की कॉपी को मेंटेन करके रखना है। अब ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस आ रही हैं, जो कुछ बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है। तो पहले मैं आई जस्ट रीड इट फॉर यू, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। द consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of body design that allows the organism to use that particular niche. तो इसमें क्या है कि अभी आप ये ऊपर वाला फ्लो चार्ट देखिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म ने अगर उसकी डीएनए की कॉपिंग मेंटेन रहती है, तो उसका बॉडी डिज़ाइन मेंटेन रहेगा और वो अपने पर्टिकुलर नीश को यूज़ कर सकेगा। यानी कि अगर उसने अपना पर्टिकुलर नीश यूज़ करना है, तो उसको अपना बॉडी डिज़ाइन मेंटेन रखना है, जिसके लिए उसकी डीएनए कॉपिंग जो है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड रहनी चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लाइन थी बच्चों के लिए, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ। अब हम नीश की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। नीश जो है वो एनवायरनमेंट हो गया हमारे आसपास का, जो रोल है उसको प्ले करने का। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वहाँ पर? कुछ भी चेंजेस जो नीश में आ सकते हैं कि टेम्परेचर अप या डाउन हो गया, वाटर लेवल अप डाउन हो गया, मीटियोराइट हिट कर गया। तो अगर ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं किसी नीश में, तो डेफिनेटली वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं जिससे कि पूरा का पूरा वहाँ पर स्पीशीज़ ही ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, जैसे डायनासोर्स ख़त्म हो गए,
तो अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो दे आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एंटायर स्पीशीज फ्रॉम दैट प्लेस. अब एक आपकी बुक में केस स्टडी दे रखा है, हम वो देखते हैं कि अगर बैक्टीरिया रह रहे हैं एक टेम्परेट वाटर्स के, बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, तो टेम्परेट वाटर में अगर हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर वहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है. अब वहाँ के बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कोई वेरिएशंस नहीं आई, जिनमें एग्जैक्ट कॉपी होते चले गए, बहुत ही कम वेरिएशंस आई, और कुछ ऐसी आई जिसमें कि कुछ ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिली, इतनी ज़्यादा कि वो ड्रास्टिक वेरिएशंस थी, या इतनी हल्की कि वो सटल वेरिएशंस थी. तो हमने क्या देखा, जब बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस किया तो कुछ तो बिना वेरिएशंस के आए. अब जिनके अंदर वेरिएशंस ही नहीं आई वो बड़े बड़े टेम्परेचर को क्या झेलेंगे, तो वो ख़त्म हो गए, दे डाइड. कुछ बैक्टीरिया ऐसी वेरिएशंस के साथ आए थे जो बहुत ड्रास्टिक वेरिएशंस थी. ड्रास्टिक वेरिएशंस थी मतलब अपना सेल्यूलर ऑपरेटस और डीएनए काम ही नहीं कर रहा था, वो भी मर गए, दे ऑल्सो डाइड. फिर आई कुछ ऐसी वेरिएशंस जो बहुत हल्की थी, सटल वेरिएशंस, जैसे कि उनके अंदर एक वेरिएशन आई कि वो हीट को रेजिस्ट कर पाए. अब अगर वो हीट को रेजिस्ट कर पाए तो वो सरवाइव कर सके. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. सटल वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. तो ये वेरिएशंस होना ज़रूरी भी है, हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, तो वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट. सो दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और डू कमेंट इन द बॉक्स कि कैसा आपको ये समझ में आया, और मुझे बताइए अगर आप कोई और लेसन चाहते हैं कि मैं बीच में लूँ. एंड इसको देखने के बाद सेम आई एम गोइंग टू रिपीट एवरी टाइम, मेरे हर वीडियो में ये रहता है कि आपको लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी डेफिनेटली रीड करनी है. और इसमें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करना कैसा लगा, बिकॉज दिस विल मेक योर एनसीईआरटी क्रिस्टल क्लियर टू यू. थैंक यू, एन्जॉय लर्निंग, गॉड ब्लेस यू.